अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, उसका पार्ट 1। इस चैप्टर को भी हम जो है वो 3 पार्ट्स में जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे एज प्रैक्टिस में उसका आइडिया लेने के लिए ई कैट के परस्पेक्टिव से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चीज़ें जो है वो मैंने लिखी हैं, ठीक है। इसमें अगर आप सबसे फर्स्ट जो इसका पैराग्राफ है वो वेव्स के बारे में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है चैप्टर 8 में। वेव्स को अगर आप देखें, वेव्स की जो डेफिनेशन है कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, कि मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस जनरेट होगा उसको हम वेव कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप बचपन में देखें, आप कोई स्टोन जो है जो बड़ा यूनिफॉर्म जो है वो स्टोन होता है, उसको आप ऐसे जब वाटर के अंदर जो है वो फेंकते थे तो एकदम जो है वो उससे एक लहरें जो है वो जनरेट होती थी। वो एक किस्म की जो है वो वेव है, वाटर वेव उसको वो कहते हैं। तो ये जो है वेव है, तो आपने पानी के अंदर जो है वो स्टोन को फेंका, उसमें डिस्टर्बेंस जनरेट हुई तो लहरें जनरेट होगी, दैट इज नोन एज वेव। अब उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी नॉट मैटर। कि वेव क्या करती है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करती है। कहने का मतलब है कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा सकती है, लेकिन जो मैटर इट सेल्फ है वो मूव नहीं करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेव्स। जो मेजर टाइप्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं वो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स। अगर आप बुक पर आए तो यहाँ पे जो है आप गौर करें तो डेफिनेशन जो है लिखी हुई है। पहले मैं इलेक्ट्रिकल वेव की डेफिनेशन रीड करता हूँ कि इलेक्ट्रिकल वेव्स जो है वो ऐसी वेव्स हैं इन विच मटेरियल पार्टिकल्स प्रोपोगेट आउट इन स्पेस ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इसको हम नेक्स्ट ये आएगी डिटेल में, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन है कि ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिकल जो है वो इसकी डेफिनेशन है, ये आप रीड कर लें। हमने इस टॉपिक में मेजरली जो है वो मैकेनिकल वेव्स को देखना है। नेक्स्ट मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन में रीड करता हूँ। द वेव्स व्हिच प्रोपोगेट बाय द ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। जो मटेरियल पार्टिकल्स की वजह से जो वेव ऑसिलेट करेगी उसको हम मैकेनिकल वेव्स करेंगे, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसी को हमने डिटेल से देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब आगे जो है वो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स में अब ये ज़हन में रखेंगे, इसकी जो फर्स्ट पेज पर डेफिनेशन उसमें लिखी हुई है क्या वेव विच ट्रांसफर्स एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, ठीक है। अब वेव जो है वो इससे अवे जो है वो मूव करेगी, ठीक है। सोर्स से अवे जो है वो मूव करेगी और एनर्जी के जो है वो ट्रांसफर करेगी। ये है प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये वेव जो है वो अवे मूव कर रही है सोर्स से और एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगी, जो कि ऑलरेडी आपने जो है वो पढ़ा हुआ है कि वेव एनर्जी ट्रांसफर करेगी। अब इसके अंदर दो जो है वो मेजर टाइप्स हैं जो कि मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है। ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इसको अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे हम यूज करते हैं स्पेस को। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होगा, मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आप ये स्ट्रिंग ले लें, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ से ये आप हैंडल लें, यहाँ से आपने इसको हिलाया है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो वेव इसके अंदर जो है वो जनरेट होगी, स्ट्रिंग में वेव जनरेट हुई। अब इसमें ये ध्यान में रखना आपने कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, वेव की डायरेक्शन ये है और मटेरियल पार्टिकल इसके अलोंग ऐसे वाइब्रेट करेंगे, यानी 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, ठीक है। यानी ऐसी वेव जिसमें मटेरियल पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करें बट 90 डिग्री टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, यानी वो डायरेक्शन जो वेव की डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो प्रोपोगेट करें, ठीक है, ऑसिलेट करें। उसको हम ट्रांसवर्स वेव जो है वो करेंगे, ऑसिलेट करें, ठीक है। ये चीजें में रखनी है। अब आपने इसको याद कैसे रखना है, आप देखें ये टी से स्टार्ट हो रही है ट्रांसवर्स वेव, आपको पता है परपेंडिकुलर का जो साइन है वो ये, तो लिहाजा आपको ये याद रहेगा। तो भी जिसमें मटेरियल पार्टिकल्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स जो है वो ऑसिलेट करते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसमें मटेरियल पार्टिकल्स यानी वेव जनरेट हो रही है तो मटेरियल पार्टिकल्स ऐसे अलोंग द वेव, यानी ये वेव की डायरेक्शन है,
वेव डायरेक्शन, तो ये जो पार्टिकल है लॉन्ग दी वेव वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब आपको पता है अलोंग में जो है वो एल आता है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये एल से स्टार्ट हो गया। ये याद करने के लिए, वैसे क्रैमिंग के लिए आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स आपको आइडिया हो गया है कि अलोंग दी वाइब्रेट पार्टिकल्स जो मीडियम के वो वाइब्रेट करेंगे अलोंग दी प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, और यहाँ पे जो है वो वर्टिकली जो है वो मतलब ऑसिलेट करेंगे प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। ये इनका बुनियादी फर्क हो गया। आगे है पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक के वर्ड से आपको आइडिया हो गया होगा कि पीरियोडिक वेव्स जो है वो क्या चीजें हैं। इसमें क्या होगा कि जो वेव्स है वो प्रोपगेट करेगी रिदमिक बड़े मतलब फिक्स्ड इंटरवल के बाद। इसकी डेफिनेशन जो बुक पे लिखी हुई है उसको हम रीड करते हैं, एक स्पेसिफिक वर्डिंग में जो उन्होंने मेंशन किया है कि पीरियोडिक वेव्स जो है वो क्या होती हैं, ये जो है रेगुलर एंड रिदमिक डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। वो मतलब वेव जो है वो डिस्टरबेंस इन अ मीडियम है, लेकिन ये रेगुलर एंड रिदमिक डिस्टरबेंस इन अ मीडियम रिजल्ट फ्रॉम पीरियोडिक वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस भी पीरियोडिक होंगी ऑफ अ सोर्स व्हिच कॉज पीरियोडिक वेव्स इन अ मीडियम। इसकी जो गुड एग्जांपल है पीरियोडिक वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम आपको पता है इस तरह जो है वो स्प्रिंग को जो है वो ऑसिलेट जब हम करवाते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम, तो ये इसकी गुड एग्जांपल है, ठीक है, पीरियोडिक जो है वो वेव्स की कि ये ऑसिलेट कर रहा है, रिदमिक वाइब्रेशंस है आफ्टर, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो है ये ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। इससे आप अंदाजा हो गया फिक्स्ड इंटरवल में जो ऑसिलेट और वाइब्रेट करेगा दैट इज नोन एज पीरियोडिक वेव्स। ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स, ये तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। अब सिर्फ पीरियोडिक का वर्ड यूज हो गया। अब जो इक्वल इंटरवल्स में जो ऑसिलेट करेंगे जिनके पार्टिकल्स, वो उस हिसाब से ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव हो जाएगी और उस हिसाब से जो है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक कांसेप्ट है, आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आपने ये रीड लाजमी करने हैं सारे पैराग्राफ, लेकिन जो मैंने की पॉइंट्स ईकेट के पर्सपेक्टिव से आपको जो बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स को डिस्क्राइब करते हुए बयान की गई हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स हैं, उसमें भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हम ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जो है वो बनाई है जहाँ से हम कुछ चीजें एक्सप्लेन करेंगे। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, चीजें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं लेकिन अगेन देखते हैं यहाँ। और वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या है कि ये जो मैक्सिमम, यानी ये देखें यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो जीरो है, जीरो एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी जीरो से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये डिस्प्लेसमेंट कर लें, एम्पलीट्यूड भी आप कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करें, ठीक है। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये एम्पलीट्यूड है इसका, ये तो क्लियर हो गया आपको। टाइम पीरियड, ठीक है, अब एक वाइब्रेशन जो कंप्लीट होती है, ठीक है, एक वाइब्रेशन क्या है वो आपको ऑलरेडी भी मैंने बताया होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम डायग्राम बना लें, आप कंसीडर कर लें, तो ये मीन पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम है, ये लोअर एक्सट्रीम है, ये भी अपर एक्सट्रीम देख लें इसमें। अब पॉइंट है वो वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, यहां पे था पहले, इधर गया, फिर दोबारा वापस आ गया, फिर इधर गया, दोबारा इसी पॉइंट पे है जहां से उसने वाइब्रेशन स्टार्ट की थी, ठीक है। दैट इज नोन एज, यानी अगर वो एक वाइब्रेशन एक सेकंड में कंप्लीट करता है, एक सेकंड तो टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं अगर 1 सेकंड में कितनी, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी होगी। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ waves passing through a point in 1 second is called frequency and number of vibrations completed in 1 second is called frequency, ठीक है। ये चीज
जो है नंबर का वर्ड यूज किया गया है। वेवलेंथ, वेवलेंथ से पहले आपको मैं कंसेप्ट दे दूं। कंसेप्ट होता है ट्रांसवर्स वेव्स में जो यूज होता है क्रस्ट और ट्रफ का। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्रस्ट और ट्रफ पर जो है वो कंसिस्ट करती है। ये भी लाइन आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम होता है हाइट, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो मैक्सिमम एक्सट्रीम है, और ये जो है इसको हम ट्रफ कहते हैं। ठीक है, ये भी क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है। दो जो क्रस्ट होते हैं कंसेक्टिव, उनमें जो लेंथ होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी टू कंसेक्टिव जो क्रस्ट होंगे, ये है वन क्रस्ट है, ये टू क्रस्ट है, इनके दरमियान जो लेंथ होगी उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और दूसरा एक चीज आपने ये भी ध्यान में रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बना रहा हूं, तो ये एक वेव है, ये एक वेव है, इसकी जो लेंथ है वो लैम्डा होगा। ये एक वेव, ये जितना राउंड कंप्लीट कर रहा है ये उससे एक वेव बन गई है। तो एक वेव जो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज के हवाले से बात होगी। अब कुछ चीजें यहाँ पे रिमूव करते हैं हम, और इस रिलेशन को भी देखते हैं डिटेल से कि ये क्या चीज है। और एक जो टॉपिक है हमारा साथ ही रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव, उसका भी आइडिया लेते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छी तरह जो है आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये फार्मूला है, ये इसी ट्रांसवर्स वेव के हवाले से कि स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब अगर आप देखें यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये हमने लैम्डा ली है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि ये जो टोटल डिस्टेंस हमने लिया है ना लैम्डा, ये कवर हुआ है वन टाइम पीरियड में। वन टाइम पीरियड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी एक सेकंड में। ठीक है, वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड, वो जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड होगा, तो उसको हम लेंथ कहेंगे, जो कि ये बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऊपर आ गया, टाइम पीरियड नीचे आ गया। ठीक है, स्पीड आपको पता है 1/t f के इक्वल है, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। यहाँ पे यहाँ करेंगे ऐसे, आपको पता है कि ये जो 1/t था इसकी जगह पे आ जाएगा f, तो v आ गया f लैम्डा। ये स्पीड आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये डिस्टेंस जो वेवलेंथ है। इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है, टाइम पीरियड दे के कोई भी क्वांटिटी आपसे पूछी जा सकती है। तो ग्रिप में रखना आपने ये फार्मूला। ठीक है, ये टोटल आपको जो है वो इस फार्मूले के लिहाज से हो गया, यानी ये फार्मूला आपने अच्छी तरह जो है वो देखना है। ठीक है, फेज रिलेशनशिप जो है उसका हम देखते हैं। ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा मैं जो है वो अगेन जो है वो बना करता हूँ। यहाँ पे जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं। ये चीज, ये डायग्राम आ गई है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो लेंथ है एक वेव लेंथ होगी ये। ठीक है, मैं आपको बताया था ऐसे अगर ये कंप्लीट होती है तो ये वन वेव लेंथ होगी। ठीक है, ये आपको मैं बताया। अब फेज रिलेशनशिप में कुछ पॉइंट्स जो है वो आउट ऑफ फेज होते हैं और कुछ इन फेज होते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैं ए ले लूँ, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट मैं सी ले लेता हूँ, और ये पॉइंट है सी डैश। कोई भी पॉइंट है फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली सपोज मैंने कर लिया ये जो इन फेज है और ये भी इन फेज है दोनों। ठीक है, ए एंड बी जो है वो इन फेज है, सी और सी डैश भी इन फेज है, लेकिन ए और सी आपस में आउट ऑफ फेज है, बी एंड सी डैश जो है आपस में आउट ऑफ फेज है, सी एंड बी आपस में आउट ऑफ फेज है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें ये जो टोटल लेंथ है ये वेव, ये पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे एंड हो रहा है।
कहने का मतलब है कि इसका हाफ ये कंसीडर नहीं किया आपने, इसका भी ये हाफ आप नहीं ले रहे, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी ये लैम्डा बाई 2 है, ठीक है, आधी पे रह जाएगी, ये लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। और वैसे भी ये आउट ऑफ फेज तो आपको आइडिया हो रहा है यहाँ पे कि ये इस तरफ एक्सट्रीम है, इसका जो मतलब क्रस्ट पे जो है वो पॉइंट, और ये ट्रफ पे हम ले रहे हैं, यानी लोअर जो है वो लोअर पोजीशन है इसकी, तो ये आउट ऑफ फेज है। मैक्सिमम वैसे डिस्प्लेसमेंट पे है, लेकिन इनका अपोजिट है। इधर अगर देखें ये मैक्सिमम पे है, लेकिन इनका आइडेंटिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और वेलोसिटी भी जो है वो आइडेंटिकल होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट से जो है वो एक ही पॉइंट पे एक ही पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये क्लियर होगी बात आपको कि ये मतलब इन फेज होंगे और ये आउट ऑफ फेज आपस में। अब इन दोनों के दरमियान आप डिस्टेंस देख लेंगे, ये लैम्डा बाई 2 है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये और इसके दरमियान भी डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 होगा। ये सिमिलरली ये अगर लैम्डा से मैं लिखूं बी और सी डैश के दरमियान ये भी लैम्डा बाई 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो लैम्डा होता है, ठीक है। अब अगर आप देखें ये टोटल यानी जो आउट ऑफ फेज है इसका और इसके दरमियान डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, ये भी आउट ऑफ फेज है, इसके दरमियान डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये भी आउट ऑफ फेज है और इसके दरमियान भी डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2। मैंने सम किया तो मेरे पास आ गया 3 लैम्डा बाई 2। यहां से पॉइंट मैं जनरेट करना चाह रहा हूं, लेकिन जो इन फेज है उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, ए और बी के दरमियान लैम्डा। तो अगर एक पॉइंट फॉर एग्जांपल ये भी होता है यहाँ पे, अभी ये बोर्ड में जगह कम यूज है लेकिन आप कंसीडर करेंगे ये ऊपर क्योंकि ये पॉइंट होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो है इसके दरमियान भी लैम्डा ही होगा डिस्टेंस बी और इसके दरमियान, लेकिन ए और इसके दरमियान जब डिस्टेंस और टोटल होना तो वो 2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि अगर जो दो पॉइंट्स हैं वो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, अगर इस तरह दो पॉइंट्स आपस में सेपरेट है यानी उनके दरमियान इस तरह अगर डिस्टेंस है तो वो इन फेज होगा। लेकिन अगर पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2 और फिर 3 लैम्डा बाई 2 यानी दो पॉइंटों के दरमियान, ठीक है, आप कंसीडर कर लें ये पॉइंट और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस ए और ये सी डैश के दरमियान, तो ये टोटल क्या था 3 लैम्डा बाई 2, हमने जमा भी किया था, ये ए से शुरू हुआ था और इस सी डैश तक गया था, तो ये टोटल डिस्टेंस था हमारा 3 लैम्डा बाई 2। आगे इसी तरह 5 लैम्डा बाई 2 आएगा, ये बुक पे लिखा होगा। यानी अगर लैम्डा बाई 2 का जो इंटीग्रल जो है वो मल्टीपल है, ठीक है, लैम्डा बाई 2 का, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो आउट ऑफ फेज होंगे और जो लैम्डा का मल्टीपल होंगे वो इन फेज होंगे। ये बड़ा अहम पॉइंट अगर एमसीक्यू इस पे बनता है तो आपको ये ओवरऑल आइडिया हो गया फेज रिलेशनशिप। तो ये चीज भी आपने जो है वो ध्यान में रखनी थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसको हम जो है वो देखते हैं उसमें कौन से पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली ये डेरिवेशन है लेकिन हम उसको ईगेट के पर्सपेक्टिव से जो है वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब हम ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है इसको देखते हैं। ये जो है वो बोर्ड आप देखते हैं सारा। अब इसमें देखें ये जो है वो मेन फार्मूला है इसका, ठीक है, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर रो। अब ई यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो क्या है, डेंसिटी। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये बेसिकली इसको हम डिस्क्राइब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। और डेंसिटी को आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो m ओवर v है, यानी मैथ वॉल्यूम। तो मैथ के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं। तो बुक में वर्ड भी उसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है किसी भी मटेरियल की, उसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है और इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया का लिंक आपको पता है मैथ के साथ है, इसलिए फार्मूला में ई ओवर रो जो है वो यूज किया जा रहा है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा वगैरह कि जो साउंड ट्रैवल मोर स्लोली इन गैसेज, कि गैसेज के अंदर जो साउंड है वो स्लोली ट्रैवल करता है क्योंकि उनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो ज़्यादा होता है, और इलास्टिक जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू कम होती है। जब वो उसकी वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी गैसेज की कम होगी, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अब आगे जो है इसको दो तरह से जो है वो डिस्क्राइब करते हैं हम।
ये तो इसका रिलेशन है सिंपल, लेकिन फर्दर जो इस पर रिसर्च हुई न्यूटन और लेप्लास दोनों ने की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूटन की देखेंगे वो क्या कहता है। न्यूटन ने क्या किया कि उसने इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एयर के लिए जो है वो कैलकुलेट किया। वहां पे अगर आप देखें तो बॉयल्स का क्या फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। न्यूटन कहता है कि जो टेम्परेचर था, यानी जब भी साउंड वेव ट्रेवल करती है तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है न्यूटन के मुताबिक। तो उसने डेरिवेशन की, ऑब्वियसली ड्राइव तो हमने यहाँ पे नहीं करना, हमने तो डायरेक्ट आपको मैंने बताना है। तो उसके मुताबिक जो इलास्टिक मॉडुलस है वो प्रेशर के इक्वल है। तो देन फार्मूला क्या हो जाएगा, ये देखें ई था, अब लग जाए यहाँ पे पी प्रेशर। जब हमने वैल्यूज पुट की तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब हमने देखा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो तो 332 है, जो कि इसके और इसके बहुत ज्यादा दूर है। इट्स मीन कि कुछ ऐसी इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है कि जो हमने फार्मूला से वैल्यू निकाली है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जो है वो काफी दूर है। देन लैप्लास आ गया, उसने करेक्शन की इसमें। उसने क्या कहा, उसने कहा जो बॉयल्स है ये प्रोडक्ट ऑफ पी एंड बी नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ पी एंड बी, बट जो वॉल्यूम है वो रेज टू पावर ये गैमा। अब ये गैमा के ये है सी पी ओवर सी वी, यानी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये फार्मूला हम आगे चैप्टर जो है वो 11 में भी स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये रिलेशन जो है वो ध्यान में रखें। ये इजाफी चीज है जो कि लैप्लास ने जो है वो इंट्रोड्यूस की। अब उसके मुताबिक जब उसने ई की वैल्यू फाइंड की तो वो ये कहता है कि ये गैमा पी के इक्वल है। इट्स मीन कि अब जो ये फार्मूला है ये ई की जगह पे गैमा पी लग जाएगा और रो उसी तरह आ जाएगा। अब जब डी की वैल्यू हमने निकाली तो वो 330 आ गई। आपको पता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो 332 थी, जो कि वेरी क्लोज टू। इट्स मीन के ये लैप्लास में करेक्शन कर दी तो ये जो है वो एक्चुअल फार्मूला। अब इसमें ये जो चीज एक चीज ये टेम्परेचर इसके मुताबिक कांस्टेंट था, इसके मुताबिक टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि जो साउंड वेव है वो दो चीजों पे जो है वो कंसिस्ट करती है, एक कंप्रेशन एंड रेयर सेक्शन। वो कह कि ये रैपिड कंप्रेशन एंड रेयर सेक्शन होता है, और कंप्रेशन फेज में जो एयर है वो ट्रैप्ड हो जाती है, तो टेम्परेचर वहां पे जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, मॉलिक्यूल के अंदर एयर जो है वो ट्रैप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। ये चीज आपने ध्यान में रखनी। अब ये कुछ चीजें हैं कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अफेक्ट करती है। अगर आप देखें यहाँ पे प्रेशर, तो ये तो सिंपल फार्मूला है जो आपने ड्राइव कर लिया भाई, ये फाइनल जो है रिलेशन है, ठीक है, इसको हम यूज कर रहे हैं। अब आपको पता है प्रेशर ये है, लेकिन आपको पता है प्रेशर किसके इक्वल है, रो जी एच, ठीक है। ये फार्मूला आपने ये रिलेशन जो है वो याद रखना है। ये डेंसिटी है, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन एंड हाइट। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो के। अगर ये P बढ़ रहा है तो रो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, तो रेशियो पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जितना P बढ़ेगा उतना ही जो रो बढ़ जाएगा, तो रेशियो है दोनों की, तो फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स मीन के V जो है वो प्रेशर पे इफेक्ट, प्रेशर जब चेंज होगा तो V पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। अब डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो प्रेशर एंड टी को जो है हम कांस्टेंट रखते हैं, फार्मूला उसी तरह ही आ जाएगा। आपको पता है कि V क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डेंसिटी और उसका स्क्वायर रूट, ये रिलेशन है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये इसके जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है, ठीक है। ये रिलेशन जो है वो आ गया, ठीक है। आगे एग्जांपल्स में उसने कुछ चीजें डिस्कस की हैं जो मैंने यहाँ पे एलैबोरेट की हैं। उसने बुक पे लिखा हुआ है कि जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो 16 टाइम्स हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसीलिए 16 हाइड्रोजन के साथ लग रहा है। ये कोई ये लिखी हुई है कि जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो 16 टाइम्स मोर है हाइड्रोजन से, ठीक है। आपको पता है कि डेंसिटी को हम रिलेट करते हैं मैथ से। अगर आप देखें ये 32 है, ये आता है मैथ इसका, तो ये 16 into 1 आ जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं मैथ का जो रिलेशन बन रहा है आपस में। इसकी डेंसिटी 16 टाइम्स जो ऑक्सीजन की है वो ग्रेटर देन हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहाँ पे डेंसिटी पुट करें ऑक्सीजन के लिए तो ये 16 आ जाएगा, तो ये 1/4 आ गया,
तो हाइड्रोजन के लिए जब पुट करेंगे तो ये 1/16 आएगा, क्योंकि अगर आप देखें हाइड्रोजन की इक्वेशन निकालेंगे हम तो ये 16 की तरह डिवाइड हो जाएगा 1/16, तो ये 4 आ जाएगा फैक्टर। अगर आप यहाँ पे गौर करें ये जो ऑक्सीजन की वैल्यू तो ये 1/4 आ रहा है, इट्स मीन कि जो वेलोसिटी है वो उसके साथ फैक्टर जो आ रहा है 1/4 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन की वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स जो है वो ज्यादा है ऑक्सीजन से, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फैक्टर, तो 4 टाइम्स जो है वो ज्यादा है, हाइड्रोजन की वेलोसिटी ऑक्सीजन से 4 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। और ऑक्सीजन की वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 1/4 टाइम्स जो है वो लेस है हाइड्रोजन से। किसी तरह भी वो वर्डिंग जो है वो लिख सकता है, लेकिन बताने का मेन मकसद ये आपको ये सारा ये है कि डेंसिटी का लिंक जो है वो मैस के साथ है, और जरूरी नहीं है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वो किसी भी गैस का जो मैस है वो पूछ सकता है और उनके दरमियान पूछ सकता है कि किसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो ये कोई भी क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकता है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए फार्मूला के साथ रिलेशन का, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। ये आ गया थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर, उसको हम देखते हैं। इस पार्ट का जो है वो लास्ट हमारा इस पार्ट का जो है वो लास्ट चैप्टर है, टेम्परेचर के साथ जो है रिलेशन देखते हैं, इसको पहले रेज कर लें। टेम्परेचर में कुछ फार्मूला है जो कि ध्यान में रखना है। ये तो इसका मेन फार्मूला है, प्रेशर जो है वो हम कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अब आपको पता है एक फार्मूला हमारे पास जो बॉयल का है वो ये ऐसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये डेंसिटी आपको पता है कि m/v है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें इसको हमने कांस्टेंट रख दिया है, तो ये m/v है। तो आपको पता है कि जब ये हम कांस्टेंट रखते हैं प्रेशर, तो ये जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज होगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो टेम्परेचर की वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड पे जो है फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर जो है वो हम वेरी कर रहे हैं, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको सिंपली जो है आप लिखने के पी जो है वो क्या है कांस्टेंट, ठीक है। होगा क्या कि ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज होगा प्रेशर की वजह से, और टेम्परेचर की वजह से ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब ये डिक्रीज होगी तो इट्स मीन कि ये स्पीड जो है वो बढ़ेगी। इसका क्या मतलब है कि जब टेम्परेचर जो है हम वेरी करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उससे स्पीड बढ़ती है, तो ये चीज यहाँ से क्लियर होगी। अब एक और फार्मूला जो हम ड्राइव करते हैं वो लिख लें, ये वेलोसिटी है एट टेम्परेचर T, ये वेलोसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये डेंसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये डेंसिटी है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। ये भी रिलेशन आपने ध्यान में रखना चाहिए था। एक और रिलेशन है इसके लिए जो कि हम यूज करते हैं, VT = V0 प्लस 0.61 T, ये टेम्परेचर है V0। ये एंड पे जो है वो डेरिवेशन जब हम करते हैं टेम्परेचर की, तो एंड पे उसने जो है वो लिखा हुआ है। इससे क्या मतलब है कि जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो राइज करते हैं तो 0.61 फैक्टर जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ये जो फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस टेम्परेचर के साथ, इतना फैक्टर जो है वो इंक्रीमेंट होता है
इस स्पीड में। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। कुछ फार्मूलाज और हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं हम, Vp इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा P। ये यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये वॉल्यूम है एट T डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों वॉल्यूम है और वॉल्यूम एक्सपेंशन है। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन, यहाँ पे ये जो बीटा है ये कोएफिशिएंट ऑफ उसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू जो है वो है 1/273 फॉर ऑल गैसेस। जितनी भी गैसेस है उसकी ये वैल्यू जो है इसकी ये होती है 1/273। ये भी रिलेशन जो आपने ध्यान में रखना है, ये डेरिवेशन के अंदर यूज हुए हैं जिनको मैं निकाल के आपको जो है वो बता रहा हूँ कि ये फार्मूलाज भी आपको अच्छी तरह जो है वो ध्यान में रखने हैं। तो ये इससे साबित हो गया कि ये टेम्परेचर की इंक्रीज करने से वेलोसिटी जो है वो तो साउंड जो है वो इंक्रीज हो। ये कुछ रिलेशन है, इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है। आपके कोई भी अगर यहाँ से वैल्यू आ जाए, इस टेम्परेचर पे स्पीड ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर एग्जाम्पल स्पीड ये है, ठीक है, ये कैलकुलेट करें, अगर उसकी डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होगी, तो ये इस तरह वर्डिंग में जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो फर्दर जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो करते हैं। थैंक यू।